ये कहानी लिखी है योगेश मित्तल जी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी पवित्र बंधन। दिवाली आने से पहले ही प्रतिष्ठित मिठाइयों की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ होने लगती है। दीवान स्वीट्स में भी उस समय काफी भीड़ थी जब मायापुरी की एक बड़ी फार्म के मालिक दर्शनलाल मनोचा ने दुकान में कदम रखा। दीवान स्वीट्स का पुराना मुलाजिम राजू ग्राहकों को अटेंड कर रहा था। वो ग्राहकों की मांगी मिठाई बड़ी फुर्ती से तोल तोल कर उससे संबंधित डिब्बे में रख डिब्बा कैश काउंटर के पीछे बैठे संजय दीवान की ओर बढ़ा देता और संजय दीवान ग्राहक से नोट लेकर उचित मूल्य काटकर बाकी रकम और मिठाई का डब्बा ग्राहक को सौंप देता। दर्शनलाल मनोचा को देखते ही संजय दीवान ने कैश बॉक्स बंद किया और दर्शनलाल मनोचा की ओर बढ़ते हुए बोला, आइए मनोचा साहब, कैसे दर्शन दिए? काजू कतली चाहिए 25 डिब्बे 1-1 किलो के। दर्शनलाल मनोचा संजय दीवान से हाथ मिलाते हुए बोले, यानी 25 किलो? संजय दीवान सोच में पड़ गया। जल्दी नहीं है, धनतेरस पर दे देना, उसमें तो अभी हफ्ता है। दर्शनलाल मनोचा बोले, तब ठीक है। संजय दीवान के चेहरे पर रौनक आ गई। दरअसल इस बार मैं अपनी लेबर को दिवाली पर 1-1 किलो काजू कतली और 1-2 लीटर का प्रेशर कुकर दे रहा हूं। दर्शनलाल मनोचा बोले, इस साल बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है, तो साल भर जिन्होंने मेहनत की है उन्हें भी तो मेहनत का फल मिलना चाहिए। सही बात है। संजय दीवान वापस अपने काउंटर के पीछे जाते हुए बोला। तभी दर्शनलाल मनोचा ने अपने पर्स से 2-2 हजार के 3 नोट निकालकर संजय दीवान की ओर बढ़ाए और बोला, ये एडवांस रख लो, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? संजय दीवान ने नोट थामते हुए औपचारिक मुस्कान के साथ कहा। दर्शनलाल मनोचा मुस्कुरा दिए। वो व्यापार में एडवांस पेमेंट की अहमियत को भली भांति जानते थे। बोले, अब अगर धनतेरस को काजू कतली के डिब्बे नहीं मिले तो बेटा तेरी खैर नहीं। और हाँ, डिब्बा ऐसा होना चाहिए जिस पर तुम्हारे नाम का दीवान स्वीट्स के अलावा ऊपर काजू कतली भी लिखा होना चाहिए। बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ डोडा बर्फी, काजू कतली, सोन पापड़ी और खास खास मिठाइयों के लिए अलग अलग प्रिंटेड डिब्बे हैं। संजय दीवान ने दर्शनलाल मनोचा को आश्वस्त किया। दर्शनलाल मनोचा के जाने के बाद जब दुकान में भीड़ काफी कम हो गई, संजय ने अपने भरोसेमंद नौकर राजू से कहा, राजू बेटा, कुछ देर कैश काउंटर भी तुम देखना, मैं अभी भट्टी से होकर आया। राजू कैश काउंटर पर आ गया तो संजय दीवान फौरन ही स्कूटर से उस मकान पर पहुंचा जहां मिठाइयां बनाने के लिए कई भट्टियां भी लगी थी और आवश्यकता अनुसार कुछ गैस के चूल्हे भी थे। इसलिए दीवान स्वीट्स में सब लोग उसे भट्टी ही कहते थे। वहां मिठाई बनाने वाले कई कारीगर थे, लेकिन सारा काम मुख्य हलवाई जगदीश की देखरेख में होता था। जगदीश संजय दीवान के स्वर्गीय पिता के जमाने से दीवान स्वीट्स में काम कर रहा था। उम्र दराज था। संजय दीवान पिता के जमाने से ही उसे चाचा कहा करते थे। आज भी भट्टी पर पहुंचते ही जगदीश के सामने पहुंचकर बोले, चाचा, काजू कतली कितनी बना रहे हो? 10 किलो, जगदीश ने कहा। 35 कर दो। किलो किलो के 25 डिब्बे धनतेरस पर मनोचा साहब के यहां देने हैं। ठीक है, जगदीश ने कहा। वो स्वभाव से मितभाषी था, अपने काम से काम रखता था, फालतू एक भी शब्द नहीं बोलता था। जिस जिस चीज की जितनी जरूरत हो इंडिया डेयरी और बलवंत स्टोर से महेश को भेजकर मंगवा लेता। जी अच्छा, जगदीश ने कहा। उसे मालूम था कि आसपास की सब बड़ी बड़ी दुकानों में संजय दीवान का नाम चलता है। कहीं कैश देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब जगह महीने के महीने हिसाब हुआ करता था। संजय दीवान चलने लगा तो जगदीश ने उसे टोका, संजय? हाँ चाचा। संजय तुरंत पलटा। इस बार दिवाली के बाद मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? संजय ने पूछा। इस बार भैया दूज छोटी बहन गुड्डी के यहां मनाने मेरठ जाना चाहता हूं। जगदीश ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है चाचा, जरूर जाना चाहिए। मेरा ख्याल है गुड्डी की शादी के बाद आप कभी भी उसके घर भी नहीं गए।
उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना, और पैसे वैसे की जरूरत हो तो मांग लेना, और गुड्डी बुआ को मेरा प्रणाम भी कहना। वैसे सब ठीक तो है ना गुड्डी बुआ के यहाँ? पता नहीं कल रात गुड्डी का फोन आया था कि भैया इस बार भैया दूज पर मेरठ आ जाओ, तुम्हें देखने का बड़ा मन है। उसकी आवाज से लगा कि वो बहुत दुखी है। आवाज से क्या मतलब? स्मार्टफोन के जमाने में आप लोग वीडियो कॉल से बात नहीं करते? संजय चौंका। नहीं, गुड्डी के पास स्मार्टफोन नहीं है, जगदीश ने कहा। फूफा जी के पास तो होगा। नहीं, उनके घर एक ही फोन है, पुराना नोकिया 1100। ओ, संजय गहरी सांस लेकर रह गया और पलटकर चल दिया। मगर कुछ कदम चलते ही वो ठिठका और पलटकर बोला, चाचा आप अकेले ही जाओगे मेरठ? हां, जगदीश ने कहा। अगर छोटा मुंह बड़ी बात न समझे तो एक बात कहूं चाचा? कहो। इस बार चाची को भी साथ ले जाओ, बहुत खुश होंगी, चाची भी और गुड्डी बुआ जी भी। हाँ ये तो है, पर तुम्हारी चाची के घुटने में दर्द रहता है। मेरठ की बस पकड़ने के लिए भाग दौड़ उसके बस की नहीं है। अरे चाचा, चाची को बस में ले जाओगे तो भतीजे की गाड़ी किस काम आएगी? दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा दिवस भी होता है, तब रमेश सुबह सुबह गाड़ी की पूजा करता है, पर छुट्टी नहीं करता। मैं उससे कह दूंगा चाचा के साथ मेरठ जाना है, वो खुशी खुशी तैयार होगा। जगदीश के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। संजय को बचपन से देखता आया था, वो बहुत जिद्दी था, और सच्चाई ये थी कि वो जगदीश से बहुत प्यार भी करता था और सगे चाचाओं की सी इज्जत भी करता था। इसलिए जगदीश के सामने सहमति जताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात खाना खाने के लिए बैठते हुए जगदीश ने जब अपनी पत्नी जानकी से ये कहा कि दिवाली के दिन हम मेरठ जाएंगे, तो जानकी हाय हाय कर उठी और बोली, मैं क्या करूंगी जाके, मेरे तो हमेशा घुटनों में दर्द रहता है, और फिर डबल भाड़ा तो लगेगा। भाड़ा नहीं लगेगा, संजय अपनी कार से भेज रहा है। उसी ने जिद करके मुझसे कहा है कि चाची को भी साथ ले जाओ, बुआ बहुत खुश होगी, जगदीश ने कहा। पर सुनो, तुमने मैंने गुड्डी का कन्यादान किया था, वो हमारे लिए बेटी समान है, उसके घर खाते पीते अच्छा नहीं लगेगा। जानकी की आंखों में झिझक साफ नजर आने लगी। किस जमाने में जी रही हो तुम, जगदीश ने कहा। जमाना बहुत बदल गया है, अब ये सब बातें नहीं सोची जाती। फिर भी आते समय तुम गुड्डी के हाथ में 2100 रुपए रख देना। हां ये ठीक रहेगा, जानकी ने कहा। फिर कुछ उमंग उल्लास से बोली, सुनो जी, अगर तुम कहो तो गुड्डी को फोन करके बता दूं कि इस बार तेरे भैया भाभी भैया दूज पे अपनी गुड्डी के हाथ का खाना खाएंगे। हां कह दो, जगदीश सहज स्वर में बोला, और रात के भोजन में मग्न हो गया। जानकी पहले ही भोजन कर चुकी थी। वैसे वो एक पुराने जमाने की सोच रखने वाली पतिव्रता स्त्री थी, किंतु जब से उसकी शुगर का लेवल अप डाउन होने लगा और ब्लड प्रेशर भी अधिक होने लगा, तो जगदीश ने बेहद सख्ती से उसे ज्यादा देर भूखा रहने को मना कर दिया था। रात का खाना भी हमेशा जल्दी खाने की हिदायत दे रखी थी। शुरू में जानकी ने आनाकानी की, मगर जगदीश के ये बहुत समझाने पर मान गई कि शुगर के मरीज को बहुत ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। भगवान ने 2 होनहार बेटे दिए थे, किंतु दोनों पढ़ाई पूरी कर विदेश में ही बस गए थे और वहीं मनपसंद लड़की से शादी करके मजे कर रहे थे। जगदीश और जानकी इसे भी भगवान की कृपा मानकर खुश रहते थे। फिर अपने बच्चों से ज्यादा उनका ध्यान रखने के लिए संजय दीवान तो था ही। जानकी ने गुड्डी को फोन किया तो उसकी छोटी बेटी इश्ता ने फोन उठाया। नमस्ते मामी, उसने कहा। नमस्ते मेरी प्यारी बेटो, कैसी है तू, जानकी ने पूछा। अच्छी हूं मामी, और आप कैसी हैं, इश्ता बोली। और नव्या कैसी है, जानकी ने गुड्डी की बड़ी बेटी के बारे में प्रश्न किया। गुड्डी की 2 बेटियां थी, उनमें 2 साल का अंतराल था। अच्छी है मामी, और मामा कैसे हैं, इश्ता ने पूछा। वो भी अच्छे हैं। और सुन, जरा अपनी मम्मी को फोन दे तो, जानकी ने कहा।
मम्मी तो इश्ता एक पल की हिचकिचाहट के बाद बोली, सो रही है इस समय? हाँ, मम्मी की तबीयत थोड़ी ढीली है, इश्ता ने बताया। अच्छा, जानकी ने गहरी सांस ली। चल, तेरी मम्मी जब उठे बता देना कि इस बार मामा मामी भैया दूज पर मेरठ आ रहे हैं। सच मामी? इशिता इतनी जोर से चीखी कि जानकी को लगा उसका गला रुंध गया है। जानकी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जानती थी अक्सर खुशी में भी आंसू निकल आते हैं। अगले कुछ दिन जगदीश के लिए बहुत व्यस्तता के दिन रहे। पिछले 2 साल कोरोना की महामारी की वजह से मिठाइयों की सेल बहुत कम रही थी, लेकिन इस साल सारी कसर निकल गई। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिल्क केक और छेना मुर्गी जैसी मिठाइयां भी कई बार बनानी पड़ी थी। जगदीश और उसके शागिर्दों को रात को काफी देर तक ओवर टाइम लगाकर काम करना पड़ा था। संजय दीवान को भी मिठाइयों की पैकिंग और गिफ्ट कवर चढ़वाने के लिए अनेक पार्ट टाइम कर्मचारी रखने पड़े थे। आखिर धनतेरस की सभी ऑर्डर सही समय पर निपटा दिए गए। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में भट्टी का काम बिल्कुल बंद रहा। तब जगदीश तथा भट्टी पर काम करने वाले सभी लोगों ने दीवान स्वीट्स की बड़ी दुकान में आकर दुकान के कर्मचारियों की मदद की। उन दिनों कोई भी कर्मचारी रात के 9:30-10 बजे से पहले घर नहीं गया। कर्मचारी का खाना पीना, नाश्ता, स्नैक्स सब बारी बारी से दीवान स्वीट्स की आधी दुकान में पार्टीशन के पीछे कभी कभी आराम के लिए बनी जगह में होता था। बड़ी दिवाली की रात 10 बजे जब जगदीश घर जाने की तैयारी कर रहा था, संजय दीवान स्वीट्स के 2 खूबसूरत और मजबूत प्रिंटेड पीवीसी बैग लिए जगदीश के पास आया और बोला, चाचा, पता नहीं था कि इस बार दिवाली इतनी अच्छी रहेगी। मैं किसी के भी लिए कोई गिफ्ट नहीं मंगवा सका। सबकी गिफ्ट उधार रही, पर सबको मिठाई तो दे ही रहा हूं। आपके लिए ये 2 थैले हैं। इस पहले थैले में एक डिब्बा गुड्डी बुआ के लिए। कल आप मेरठ जा रहे हैं ना, ये डिब्बा इस भतीजे की ओर से बुआ को दे देना। सुबह 8 बजे रमेश कार लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। आप और चाची तैयार रहना। वैसे देर भी लगे तो कोई बात नहीं। अगले 3 दिन तक कार और रमेश आपके साथ रहेंगे। भैया दूज के दिन बुआ के साथ ही रहना। अगले दिन आराम से आना। और हां, ये दूसरा थैला आपके लिए है। इसमें 2 डिब्बे हैं। इसे लोगों में बांट देना। ये आपके ही लिए है। मैं 2 डिब्बे लेकर क्या करूंगा बेटा? जगदीश ने कहा, तेरी चाची तो मीठा खाती नहीं, उसे शुगर की प्रॉब्लम है। तभी तो इन डिब्बों में आपकी बनाई शुगर फ्री मिठाई है चाचा। संजय दीवान हंसकर बोला। जगदीश जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में 2 थैले देख जानकी का माथा ठनका। ये क्या ढेर सारी मिठाई उठा लाए, खाएगा कौन? तुम्हें तो मीठा पसंद नहीं है। हजारों तरह की मिठाई बनाते हो मगर खुद चींटी की तरह खाते हो, और मैं ठहरी शुगर की मरीज। मिठाई खिलाकर क्या मार डालना चाहते हो मुझे? नहीं भगवान, मैं नहीं लाया। संजय ने जबरदस्ती 2 डिब्बे दे दिए हैं। बोला शुगर फ्री है, चाची को पेट भर भर कर खिलाना। दिमाग खराब है संजय का। अब 3 दिन के लिए मेरठ जा रहे हैं। घर में हलवाई होते हुए मेरठ से लौटकर 4 दिन की बासी मिठाई खाऊंगी मैं। 1 डिब्बा मिठाई तुम्हारे घर से निकल जाने के बाद हल्दीराम में काम करने वाला तुम्हारा शागिर्द बलराम दे गया था। उसे मिलाकर हो गए 4 डिब्बे। चारों मेरठ ले चलते हैं। इश्ता और नव्या भी बहुत खुश होंगी। अगले दिन रमेश संजय की कई गाड़ियों में से एक i10 लेकर सुबह के ठीक 8 बजे जगदीश के घर के बाहर आ गया और हॉर्न देने लगा। जगदीश और जानकी तैयार ही थे। बाहर निकल आए और घर को लॉक करके कार की ओर बढ़े। कुछ पड़ोसियों को उन्होंने एक दिन पहले ही मेरठ जाने के बारे में बताकर घर का ख्याल रखने को कह दिया था। रमेश कार से बाहर ही खड़ा था। उसने आगे बढ़ पिछली सीट का द्वार खोल दिया। जगदीश और जानकी कार में बैठे तो रमेश भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट होते ही जगदीश ने गुड्डी को फोन पर दिल्ली से चलने की सूचना दे दी। उस दिन सड़कों पर कहीं भी विशेष जाम नहीं मिला। रमेश ने 10 बजे से पहले ही कार गुड्डी के घर के सामने रोक दी।
जगदीश ने गुड्डी के घर का दरवाजा नॉक किया तो दरवाजा गुड्डी की बड़ी बेटी नव्या ने खोला। मामा मामी को देख उसने खुशी से किलकारी मारी, मम्मी मामा मामी आ गए। अगले ही पल छोटी इश्ता भी दौड़कर आई। पलक झपकते ही 10 और 12 साल की दोनों बहनें पहले मामा और फिर मामी से लिपट गईं। बच्चों का प्यार देख जानकी की आंखें भीग गई। उसके अपने बेटे तो पिछले 7 वर्षों से अमेरिका में थे। कभी कभी वीडियो टॉक कर लेते थे और जैसे कर्तव्य की इत्श्री हो जाती। कुछ पलों बाद गुड्डी का पति दीपक द्वार पर प्रकट हुआ तो बेटियों से बोला, मामा मामी को अंदर तो आने दो। इशिता ने जगदीश का हाथ थामा और नव्या ने जानकी का, और दोनों बहनें मामा मामी को खींचकर घर में ले जाने लगी। तभी युवा ड्राइवर रमेश मिठाई के डिब्बों के दोनों थैले और कुछ अन्य थैले कार से उतार कर ले आया और जगदीश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चाचा बच्चों की मिठाई और सामान क्यों भूले जा रहे हो? अरे हाँ, जगदीश ने कहा और दोनों थैले एक ही हाथ में पकड़ लिए और रमेश से बोला, आओ रमेश तुम भी अंदर चलो। आप लोग चलो, मैं गाड़ी ठीक से लॉक करके आता हूं। रमेश बोला, ठीक है, जगदीश ने कहा और इशिता का हाथ थामे घर में दाखिल हुआ। पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि वर्षों बाद वो छोटी बहन से मिलने उसके घर आया है और वही उसके स्वागत के लिए बाहर नहीं आई। किंतु घर में प्रवेश करते ही जब उसने बिस्तर पर पड़ी सूख कर कांटा हुई अपनी छोटी बहन को देखा तो आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। ये तुझे क्या हुआ गुड्डी, क्या हाल बना रखा है? जगदीश ये कहते हुए दीपक की तरफ घूम गया। अरे कम से कम फोन पर बताना तो था कि गुड्डी बीमार है। मामा पापा ने तो कई बार कहा, मगर मम्मी हमेशा कहती मामा बेकार में परेशान होंगे। बड़ी लड़की नाव्या ने भर्राए स्वर में कहा, मामा मम्मी काफी दिनों से बीमार है, इनके पेट में दर्द होता रहता है, परसों से तो बुखार भी है। किसी डॉक्टर को दिखाया? जानकी ने पूछा। ननद की बुरी हालत देख वो भी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को अपने धोती के पल्लू से पोंछ रही थी। पहले दिखाया था, गुड्डी का पति दीपक बोला, पर वो बोल रहा था पेट में अल्सर है, इलाज लंबा चलेगा और काफी खर्चा आएगा। तो जगदीश गर्म होते हुए बोला, खर्चा ज्यादा आएगा तो बीवी का इलाज नहीं करवाओगे, उसे यूं ही मर जाने दोगे? इन्हें कुछ मत कहो भैया, ये तो मुझे जान से ज्यादा चाहते हैं। इनका बस चले तो ये मेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ भी लाए। दीपक के कुछ भी कहने से पहले गुड्डी अपने पति की हिमायत में बोल उठी, तो फिर तू बीमार कैसे पड़ी? तेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा? दीपक कह रहा है तुझे पहले दिखाया था, ये पहले का क्या मतलब? नव्या कह रही थी तुझे परसों से बुखार है। बुखार में किस डॉक्टर को दिखाया? वो मैंने क्रोसिन खा ली थी भैया। गुड्डी धीरे से बोली, 3 दिन से बुखार मैं तू अपने से ही क्रोसिन खा रही है? हां, 6-6 घंटे बाद, जवाब दीपक ने दिया। उसका स्वर भीगा हुआ था। मैं ये खोल लूं मामा? इशिता ने बाल सुलभ कोतूहल से पूछा। हां बेटा खोल लो, जगदीश ने कहा। सारे खोल लो? इशिता ने कहा पूछा। हां सारे खोल लो, सब तुम्हारे और नव्या के लिए ही तो हैं, जगदीश ने कहा। मतलब? जगदीश ने गुड्डी की ओर देखा। तू खुद बीमार है और खुद ही डॉक्टर बन गई, न जाने क्या हुआ। जानकी के पास से बिस्तर से उठकर बैठी गुड्डी भाभी से लिपटकर रो पड़ी। जगदीश का कलेजा मुंह को आ गया। क्या हुआ गुड्डी, रोती नहीं मेरी बच्ची? जानकी ने गुड्डी को सीने से लगाए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भाभी, इस कोरोना ने तो हमें बर्बाद कर दिया। इनकी नौकरी तो शुरू में ही छूट गई थी। कुछ ही महीनों में बीमारी और खर्च में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। दोनों लड़कियों की पढ़ाई भी छूट गई और अब मेरी तो जिंदगी भी लगता है खत्म होने जा रही है। बस एक तमन्ना थी कि इस भैया दूज पर अपने हाथों से भाई के माथे पर तिलक कर सकूं, तो आप लोग आ गए हैं तो मैं चैन से मर सकूंगी। गुड्डी रोते रोते कहती चली गई। जगदीश को लगा
उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। चुप, बड़े जोर से चीखा। कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा भाई आ गया है ना, कुछ नहीं होने देगा तुझे। कुछ क्षण के लिए वातावरण में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक, मैं ये खोल लूं मामा? इशिता ने मिठाइयों के डिब्बों की ओर देखते हुए बाल सुलभ कौतूहल से पूछा। थैले से डिब्बे वो पहले ही निकाल चुकी थी। हाँ हाँ बेटा, खोल लो, जगदीश ने कहा। सारे खोल लो? इशिता ने पूछा। हाँ, सारे खोल लो, सब तुम्हारे और नव्या के लिए ही तो है, जगदीश ने कहा। इशिता बहुत खुश हो गई और उसने सबसे पहले हाथ में जो डब्बा आया उसके ऊपर का गिफ्ट कवर जल्दी जल्दी फाड़कर खोला, मगर खोलते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, मम्मी! सबकी निगाहें इशिता और डिब्बे की ओर घूम गई और एकदम फट सी गई। डिब्बे में 2-2 100 के नोटों की 4 गड्डियां भरी हुई थी और उन गड्डियों के ऊपर एक कागज 4 तह के हुए रखा था। जगदीश ने वो कागज उठाया और उसकी तह खोली। वो संजय दीवान का लिखा एक पत्र था। जगदीश ने पढ़ना शुरू किया। लिखा था, चाचा, आज हमारे पास बहुत कुछ है, मगर जो कुछ भी है सब तुम्हारे हुनर की बदौलत ही है। मैं जानता हूं आप बड़े खुददार आदमी हैं। सीधे सीधे सामने से कुछ दूंगा तो आप नहीं लेंगे, इसलिए दिवाली की मिठाई के 2 डिब्बों में से एक में ये छोटी सी भेंट रख दी है। आपने कहा था गुड्डी बुआ और फूफा जी के पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए छोटी सी भेंट दी है कि आप बुआ और फूफा जी को स्मार्टफोन दिलवा देना। आखिर मैं भी तो आपका ही बच्चा हूं, मुझे अपने बड़ों के लिए कुछ करने का पूरा हक है और इसी हक से मैंने ये छोटी सी भेंट देने की हिम्मत की है। चाचा, गुस्सा मत करना और ये भेंट स्वीकार करना। पत्र पढ़कर जगदीश ने बारी बारी से गुड्डी, दीपक और जानकी की ओर देखा। फिर एकाएक वो उठ खड़ा हुआ और निर्णायक स्वर में बोला, मैंने फैसला कर लिया है, आज ही तुम सब हमारे साथ दिल्ली चल रहे हो। दिल्ली चलकर गुड्डी, दीपक, नव्या, इशिता सब हमारे घर में रहेंगे हमारे साथ। मेरे दोनों बेटे जब से अमेरिका गए हैं, हमारा घर बहुत सूना सूना हो गया है। दिल्ली में मैं दीपक के लिए काम का प्रबंध भी कर दूंगा और इशिता और नव्या की पढ़ाई का इंतजाम भी। इतना कहकर जगदीश ने जानकी की ओर देखा। तुम क्या कहती हो जानकी? अरे, मैंने और तुमने गुड्डी का कन्यादान किया था। मेरी बेटी और उसके बच्चे मेरी आंखों के सामने रहें और मुझे क्या चाहिए? जानकी की आंखें भीग गई। पर भैया, तुम्हारे मालिक ने दिवाली पर इतने सारे रुपए दे दिए, वो भी बिना बताए। गुड्डी आश्चर्यचकित थी। ये रुपए मेरे मालिक ने मुझे नहीं दिए गुड्डी, मेरे और तेरे भतीजे ने तेरे लिए दिए हैं, तुझे और दीपक को स्मार्टफोन दिलाने के लिए, जिससे तुम सब वीडियो कॉल करके बात कर सको। पर मैंने अब तुमसे हमेशा आमने सामने ही बात करनी है, इसलिए ये रुपए मैं इशिता और नव्या के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट कर दूंगा। तुम्हारे सारे खर्चे मैं खुद उठाऊंगा। और हाँ गुड्डी, तू अब मरने की बात कभी नहीं करेगी। अब दिल्ली में तेरा इलाज होगा और तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अल्सर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। पर भैया, कल भैया दूज है। भैया दूज अब हम दिल्ली में ही मनाएंगे। जगदीश गुड्डी की बात काट हंसते हुए बोला। अब तू फटाफट खड़ी हो जा और दीपक के साथ मिलकर अपना और बच्चों का सामान बांध ले। यकीन नहीं होता संजय दीवान जैसा आदमी भी इस दुनिया में रहता है। जानकी मिठाइयों के बाद बंद डिब्बों को घूरती हुई बोली। जगदीश ने जानकी की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है जानकी, मगर दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी तो ये दुनिया कायम है, वरना रसातल में मिल चुकी होती।